ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। पाकिस्तान की तारीख में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए जो सवालिया निशान हैं। होना कुछ और चाहिए था, हो कुछ और गया है। तोशाखाना केस हो या पानामा अकामा हो, ये तमाम चीज़ें इस वक्त ज़ेर बहस हैं। लेकिन आगे जो चीज़ें हो रही हैं उसमें हमें अपनी पहले की गलतियों को अगर अभी हमने दुरुस्त नहीं किया तो बड़े मसाइल हो जाएंगे। अभी हम आगे जो हमारी नस्ल है उसको ठीक तरह से बताना ज़रूरी है कि हुआ क्या था। चीज़ें अगर बेहतर हो रही हैं तो बहस भी होनी चाहिए, बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। असद महमूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप तजियाकार हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। असद महमूद साहब, 21 तारीख की वापसी, 21 अक्टूबर आ रहे हैं नहीं आ रहे, ये सवाल तो अपनी जगह है। प्रोटेक्टिव बेल की बात की जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि प्रोटेक्टिव बेल उस सूरत में तो हो सकती है कि जब किसी पे फर्द जुर्म आयद हो। और फर्द जुर्म आयद होने का मतलब आमतौर पे लोग समझते हैं कि जुर्म सज़ा हो चुकी है। ऐसा नहीं होता। उसमें तो बाद में जब आपको सज़ा हो जाए, किसी पे जुर्म का सिर्फ इल्ज़ाम लगता है तो उस वक्त कहा जाता है कि फर्द जुर्म अब आयद हुई है, उसके बाद केसेस चलाए जाएंगे। लेकिन एक मुजरिम है जिसको पे साबित हो चुका है कि उसने ये जुर्म किया है, क्या प्रोटेक्टिव बेल की तरफ जाया जाएगा या आपको लगता है कि कोई तसादुम की कैफियत पैदा हो सकती है? क्या तज्जिया है नवाज शरीफ साहब की वापसी पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। ये सब कुछ आप देखते हैं, मैं सोशल मीडिया को भी मैं देखता हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया की भी बात करते हैं, हम भी आपके साथ डिस्कशन वही चल रही है नवाज शरीफ की। हम से कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि ही इज अ कन्विक्टेड क्रिमिनल। और जिस तरीके से मैं समझता हूँ या जिन हालात के अंदर इनको पाकिस्तान से भेजा गया और 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर, मतलब ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ जो कुछ नवाज शरीफ के साथ किया गया। और उनके जो जामन थे उन्होंने ये कहा था जी कि ये 1 महीने नहीं तो 2 महीने के अंदर ही वापस आ जाएंगे। अच्छा, उसको तो आप छोड़िए ना, कि मतलब वो उसकी जिम्मेदारी आती थी जामन की कि ही इज टू बी ब्रॉट बैक आफ्टर द। लेकिन सर, इससे ज्यादा मजे की बात यह है कि जिसने 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे दस्तखत किए थे वही हमारे साबिक वजीर आजम भी रहे 16 माह। बिल्कुल एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो हम ना हर तरह के नए नए रिकॉर्ड जो है वो सेट करते जा रहे हैं। और मैं ये जरूर कहूंगा कि दैट इज द रीजन कि अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तानियों के ऊपर, हमारे सिस्टम के ऊपर, स्पेशली हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। अभी देखे ना, बड़ी हैरानी वाली बात है। मैं तो लॉयर तो नहीं हूँ, बट जनरली तो एक समझ आती है कि प्रोटेक्टिव बेल किस चीज की लेना चाह रहे हैं। और आपको ऐसा लगता है कि शायद नून लीग से ज्यादा आप ये कह लें, ये तो मेरा ख्याल है वो तमाम लोग के जिन्होंने उनको सजा देने से शायद उनको जल्दी है कि नहीं जी इनकी किसी तरीके से प्रोटेक्टिव बेल हो जाए। सर, मेरा भी ये क्वेश्चन है। और ये मैं, हालांकि मैं भी कानून नहीं जानती हूँ, साफ हम जानते हैं, लेकिन मेरी भी समझ से बाहर है प्रोटेक्टिव बेल का यहाँ पे सिलसिला कैसे हो सकता है। एग्जैक्टली वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। तो अब उससे कि और फिर अभी जैसे पूरे मुल्क को ओवरऑल जिस सिचुएशन के अंदर अगर आप देखते हैं तो ये बड़ी हैरानी मैं महसूस करता हूँ। ये क्या सिस्टम चल रहा है, क्या मुल्क कैसे चल रहा है। किसी मुल्क के अंदर कोई आइन होता है, कोई कानून होता है, उस पर अमल दरामद होता है, अदालतें होती हैं और अदालतें फिर मेरिट के ऊपर टाइमली, इनएक्सपेंसिव, सस्ता इंसाफ फराहम करती हैं। वो सारी चीजें तो एक लिहाज से तो। अच्छा असद महमूद साहब, आपका एक इदारे से ताल्लुक रहा, आप उसी सर्विसेज से रिटायर हुए। एक जुमला कहा गया है नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो दरख्वास्त दायर की गई है कि उनके तमाम मामले की वजूहात गैर सियासी कुव्वतें थीं जो उनको उनकी सीट से हटाना चाहती थीं और तमाम मुकदमात की ये वजह है। कुछ अरसे पहले उन्होंने एहतसाब का नारा लगाया और उन्होंने जो हाजिर सर्विसेज लोग नहीं थे उनके खिलाफ एहतसाब की बात की, जो उनको भुगतना पड़ा। फ़ौरन से उनका बयान चेंज हो गया। किस हद तक इनकी वापसी पे और अभी जो इस्टेब्लिशमेंट से इनके ताल्लुकात बड़े अच्छे चल रहे हैं असरअंदाज हो सकते हैं जो उन्होंने ये जुमले लिख के दरख्वास्त दायर की है? क्या कहते हैं? देखिए ना, मेरी आज एक बीइंग ए पर्सनल या इंडिविजुअल मैं बात करता हूँ कि मैं आज कोई बात करता हूँ और अगले 2 दिनों के अंदर मैं अपनी स्टेटमेंट को चेंज करता हूँ और तीसरे दिन मेरी और कोई स्टेटमेंट होती है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि शायद मेरे आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं दे विल स्टार्ट डिसबिलीविंग मी कि यार ये शख्स झूठ बोलता है, ये शख्स अपना नैरेटिव, अपना बयानिया तब्दील करता है। और यही मुंतबिक आता है कि जब इसको आप वाइडर स्पेक्ट्रम के ऊपर लेके जाते हैं
और जब आप नवाज शरीफ या उनकी पार्टी की जिस तरह की स्टेटमेंट्स को देखते हैं, तो यस, अब जनरली मैं इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हूँ, पिंडी के अंदर मौजूद हूँ, तो लोग कहते हैं कि ये वो पार्टी है कि ये किसी वक्त कुछ भी कर सकती है, ये सिर्फ अपने लिए तो हैं, सेल्फ सेंटर्ड लोग तो हैं, इनका पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानियों के साथ कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली ये सिस्टम जो इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर चल रहा है, ये सिस्टम डॉक्टर सना गौरी, इट्स समथिंग वेरी हार्मफुल। और मैं आपसे बताऊं, आप इसको जिस सेंस में भी लें, डू यू थिंक कि ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या इनके अंदर वाकई इन पार्टीज के अंदर क्या डेमोक्रेसी परसिस्ट करती है, एग्जिस्ट करती है? और यू फील कि नहीं, इनके अंदर अपना जो सिस्टम है इनकी डेमोक्रेसी का तो मसला था जिसकी वजह से शाहिद खाकान अब्बासी का परिंदा जो है वो उड़ चुका है, तो यही सारी वजूहात थी। मैं एक और तरफ आपका इशारा लेके जाऊंगी आपको और चाहूंगी कि उस पर आप कमेंट करें। मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि जी कुछ अर्से पहले जलसे में खिताब करते हुए कह रही थी कि बड़े तजर्बे हो गए, अब एक और तजर्बा कर लेना चाहिए नवाज शरीफ साहब की सूरत में, क्योंकि ये वाहिद हल है। तो क्या वो माजी भूल चुकी हैं जिन लोगों को वो तजर्बा करने का कह रही हैं, उन्हीं का उनको वाले साहब उनके एहतसाब की बात करते हैं? और अगर वही नवाज शरीफ साहब का तजर्बा, तो मुझे लगता है पहला तजर्बा था जो पाकिस्तान में हुआ था, जिस तजर्बे को वापस दोहराया जा रहा है, और वो जिस तरह से आए थे, क्या तारीख खुद उनकी साहबजादी नहीं जानती कि उनके वाले साहब किस तरह से आए थे? देखिए ना, क्या ये जो तजर्बा 16 महीने का पीडीएम के गवर्नमेंट के साथ, और जिसके अंदर इनके जो चचा हैं, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, तो इन 16 महीनों के अंदर इन्होंने पाकिस्तान का दिवालिया निकाल दिया और लोगों के कानों से धुएं निकाल दिए। क्या इसके बावजूद भी यू फील कि ये तजुर्बा करने की जरूरत है पाकिस्तान को? आर फॉर दैट मैटर, मतलब दिस जेंटलमैन इज टू बी गिवन येट अनदर चांस कि वो आए। और अच्छा, ये नहीं आप इमेजिन करें कि भाई इनका कहना ये है कि 3 टेन्योर वो उन्होंने गुजारे एज प्रीमियर, चौथा भाई ने गुजारा, लेकिन नहीं, बहुत सारे काम ऐसे थे कि अगर अब उनको मौका मिल जाए, यानी 4 दफा इनको मौका मिले, इस फैमिली को, इस खानदान को मौका मिला, दे कुड नॉट डिलीवर एनीथिंग टू पाकिस्तान एंड नो दोस्ती जी कि नहीं, अब अगर हमें मौका मिलता है वी आर गोइंग टू ब्रिंग द चेंज। देखिए डॉक्टर सना, ये सारी चीजें, अब मेरा ख्याल है कि दुनिया बड़ी समझदार एक लिहाज से होगी है। मुझे तो छोड़िए अपने आप को भी, या इवन यासीन आजाद साहब यहाँ पर आपके साथ मौजूद हैं, इनसे हटके भी मैं आपसे अर्ज करूंगा, एक पाकिस्तान का जो छोटा सा बच्चा है 17-18 साल की उम्र का भी, उसको भी अंडरस्टैंडिंग है कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये क्या कर रही हैं पाकिस्तान के साथ और हम पाकिस्तानियों के साथ। मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने, स्पेशली नून और पीपल्स पार्टी की बात करें और फिर उनकी जितनी भी साथ आप एलाइज आते हैं या अलाइड पार्टीज आती हैं, मेरा ख्याल है इन सबको बशमूल पीटीआई के, इनको ना कोई 8-10 साल की मेरा ख्याल है अगर हम रुखसत पे भेज दें और कोई ऐसा कोई सिस्टम बेहतर तरीके से चलाना शुरू करें कि जिसके अंदर मैं फील करता हूँ कि ओके, नेशनल गवर्नमेंट को कर लें, टेक्नोक्रेट्स को कर लें, और वो उसके अंदर सीरियसली कोई एहतसाब का सिस्टम हो, तो शायद हम किसी बेहतरी की तरफ चले जाएं। अगर आप यही कहते हैं कि मुख्तार, ये असद महमूद साहब, मैं एक बात को समझने से कासिर हूँ। आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, पिंडी से बड़े आप करीब हैं, और आप इस वक्त जिस सेटअप की बात कर रहे हैं वो सेटअप तो लगा हुआ है सर, तो इसका मतलब ये है कि वो जनवरी में इंतखाबात वाला कुछ शैगी मामला है, क्या समझते हैं? अच्छा, आप मुझे ये बताइए ना कि अभी हम अक्टूबर मिड को क्रॉस कर गए, वी आर 3rd वीक ऑफ अक्टूबर, और अगर 2-2.5-3 महीने की बात करें, इलेक्शन कमीशन तो आपको लगता है कि फ्रैंकली स्पीकिंग सत्तू पी के सोया हुआ, नॉट पुश अबाउट इट कि उन्होंने कुछ करना है या नहीं करना। एंड आप यू ट्रस्ट मी, पूरे मुल्क के अंदर, पूरे मुल्क के लोगों के अंदर ओवरऑल यू डोंट सी एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी दे फील। मैं एक जनरल पल्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो ये कहेंगे कि जनवरी के एंड में इलेक्शन कमीशन कराने लगा, कुछ भी नहीं हो रहा। ये इलेक्शन कमीशन इतना, आप उससे इनइफेक्टिव, इनएफिशिएंट और इतना बदनीयत और बेईमान इलेक्शन कमीशन है कि आप इनसे कोई चीज आप तवक्को मत रखिए। और अगर आपको किसी को खुशफहमी है ना इस इलेक्शन कमीशन के बारे में, तो सिर्फ इनकी कारकर्दगी, जो कि कराची, हैदराबाद के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए थे, और उसमें इनकी मेरा ख्याल है अगर परफॉर्मेंस देख लें तो यू कैन मेक आउट के व्हाट आर दे गोइंग टू डू। अब उसे एब्सोल्युटली एब्सर्ड पीपल, आप डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई पाकिस्तान के लोगों की उमंगों पे पूरा उतरेगा, जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो पूरा कर सकेंगे। और फॉर दैट मैटर दे हैव डन और दे हैव कैरिड आउट सम काइंड ऑफ प्रिपरेशन। ये झूठे लोग इलेक्शन कमीशन के अंदर भी बैठे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मैं बात कर रहा हूँ। आपको याद होगा कि जब ये मुकदमा एक चल रहा था, इवन इमरान खान की मैं बात करता हूँ,
चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना वो खुद मौजूद था, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के। व्हाट वाज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसका काम क्या था, वहां पे मौजूद था। उसने कहा कि नहीं, हम अक्टूबर 22 में इलेक्शन करवा सकते हैं, अगर आपको याद हो तो। आज मुझे तो याद है अभी तक। अक्टूबर 23 आ गया, दे आर स्टिल नॉट प्रिपेयर ना। इनकी हल्का बंदियों की बात करते हैं। मतलब मैंने इतना शेकी इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर शायद ही को देखा हो, जो कि, और वाई, बिकॉज मैं तो इंसाफ बात करता हूँ, either he is dictated by somebody, he is under influence of somebody। मैं तो कहता हूँ नून लीग का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर होगा। why? बिकॉज वो तो बड़े फेमस है ना लोगों के वीक पॉइंट्स रखने के, वीडियोस बनाने के, सारे के सारा, वो तो पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को पता है। एंड दैट मस्ट बी वन ऑफ द रीजन। मैं तो आई डोंट ट्रस्ट दिस इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की, कि अगर इलेक्शन होते भी हैं जनवरी के अंदर, तो दे आर गोइंग टू हैव दीज इलेक्शन कंडक्टेड इन फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। आपको सोच सकती हैं, इवन यासीन आजाद साहब सोच सकते हैं। एटलीस्ट आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ट्रस्ट इन दिस इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ असद महमूद साहब मौजूद थे। चीफ इलेक्शन की बात हो रही थी और इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, ये एक मुद्दा ज़रूर है सोचने वाला। जब इलेक्शंस होने वाले हैं तो अभी तक आपको वो चीज़ें क्यों नहीं नज़र आ रही जो होनी चाहिए। जब एहतसाब के केसेस भी एक तरफ खुले हुए हैं, एक तरफ अभी आपको ये नहीं पता कि वो जो कानून, पहले वाले कवानीन पे नज़रसानी को नहीं कहा गया, उस पर क्या आगे मामलात होते हैं, और नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद क्या होता है। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है। मसाइल सियासत के बहुत हो सकते हैं, लेकिन आम पाकिस्तानी के जो मसाइल हैं उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक है, ऑन रिकॉर्ड बात है कि डॉलर के जो है वो कम पे जा रहा है, पेट्रोल के प्राइसेस कम हो रहे हैं। लेकिन जब ये प्राइसेस बढ़ते हैं, स्पेशली पेट्रोल के प्राइसेस जब बढ़ते हैं, तो उसके बाद अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है। जब ये कम होते हैं तो फिर खातिर ख्वाह गवर्नमेंट की तरफ से चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम नहीं है ताकि लोगों को रिलीफ दिया जा सके। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई के हद तक ही लगता है कि कोई रिलीफ की बात की जा रही है, वरना जिन चीज़ों की प्राइस बढ़ी थी वो वैसी ही बढ़ी हुई है, उस पर कोई काम नहीं किया जा रहा। एक तरफ कराची को आप माशी हब कहते हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे जो बिजली के बिल हैं जो केई की तरफ से आ रहे हैं, और केई ये कहती है जनाब हम तो मजबूर हैं क्योंकि ऊपर से हमें बिल दिए जा रहे हैं, और फी यूनिट की जो बिजली का बिल है वो आपका बढ़ता चला जा रहा है, कहीं पर भी रिलीफ नहीं है। किस तरह से मसले हल होंगे, और पाकिस्तान में कराची में स्पेशली ताजिर बरादरी को किस किस्म के इशूज़ हैं, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ इलियास मेमन साहब मौजूद हैं, आप ताजिर रहनुमा हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। इलियास मेमन साहब, अभी जिस तरह से मैंने बात की, एक तरफ तो हमें लगता है कि चीज़ें बड़ी बेहतर हो रही हैं, दूसरी तरफ एक आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर नहीं हो रही है। उसको अपने बच्चों को फीड करने में मसला है, ज़िंदगी गुजारने में मसला है, आने जाने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बिजली के बिल नहीं वो भर सकता। आपको किस किस्म के मसाइल हैं, और आपको कारोबार करने में किस किस्म के इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, मसाइल तो मसाइल ही 25 करोड़ आवाम को मसाइल है। हमारे ताजी बाजार आप जो पेट्रोल की दाम कम कर रहे थे, बाजार में पेट्रोल के पैसे थोड़ी किसी कम हुए। कोई चीज के बिजली के इलेक्ट्रिक ने बोला फ्यूल को चार्ज बढ़ाए हुए, इसके बढ़ा उन्होंने पैसे थोड़ी कम करे हुए। 1 रुपए का फायदा नहीं, डॉलर नीचे आया, आम आदमी को कुछ फर्क नहीं पड़ा उससे। जब तक गरीब जो 25,000 30,000 वाला 40,000 तनख्वाह वाला है, सबसे ज्यादा वो पर है, वो व्हाइट कॉलर सबसे ज्यादा परेशान है। उसमें जो निगरान हुकूमत को सोचना चाहिए, इसमें आर्मी चीफ को भी सोचना चाहिए। मैं कहता बहुत अच्छा डॉलर कम हुआ है, लेकिन डॉलर का दाम फिर बढ़ना शुरू हो गए, हर चीज महंगी हो जाएगी। इस तरह ये वक्ती फायदा है, लेकिन इसका मुस्तकिल जो है इसका निजाम होना चाहिए। हर आदमी की परेशानी है कि नहीं का पैसों वालों के लिए। इस वक्त तो सबसे ज्यादा मरा है, गरीब आदमी मरा है, वो व्हाइट कॉलर वाला मरा है। उसकी परेशानी कौन सोचेगा? अगर आपने डॉलर में आपने पेट्रोल में 40 रुपए कम कर दिए, 50 रुपए कम कर दिए, तो इसकी कीमत भी कम होना चाहिए, उस पर भी तो कंट्रोल होना चाहिए ना। बिजली के पैसे बढ़ा दिए आपने 5 रुपए 6 रुपए, उसके पैसे भी तो कम हो रहे। कोई चीज का इस दफा सबसे ज्यादा बिल आए, पिछली बार बिल ज्यादा आ गया इसमें। इस पे कौन सोच रहा है? गरीब आदमी को क्या चाहिए? बिजली का मसला है, पेट्रोल का मसला है। जो बेचारा 30,000 35,000 तक का जिसके पास बाइक है, वो तो घर के महीने के 7-8 हजार में तो बेचारा लांडी कोरंगी और टाउन से आते हैं, वो तो उसमें मर जाएगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है गवर्नमेंट को, निगरान गवर्नमेंट को, आर्मी चीफ इसलिए हुकूमत तो इन्हीं की चल रही, इन्हीं को पता है। इनको खुद को सोचना है कि हम निजी तबके को किस तरह फायदा पहुंचा सकते हैं। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। आप पेट्रोल सस्ता कर दें, लेकिन आप कम से कम कीमतों को तो कम से कम नीचे करें। आप मैं मानता हूँ खाने का तेल कम हो गया है, ये कम हुआ है, आटे का थोड़ा कम। इस वक्त जो मैं सबसे ज्यादा अभी देख रही थी
कि यहाँ पे जो प्रिंटिंग का काम है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ, क्योंकि ज़ाहिर सी मशीन्स चल रही थी और बिजली के बिलों ने सबसे ज़्यादा इस वक्त तंग किया हुआ है, स्पेशली ताजिर बरादरी को, स्पेशली ये जो काम करने वाले जिनकी इंडस्ट्री चल रही है, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, उन्हें बंद करने पड़े हैं। क्या समझते हैं कि किसकी गलती है कि अगर प्राइवेटाइजेशन, अगर कोई कंपनी है वो अपनी तौर से इजारादारी कर रही है, ये गवर्नमेंट की कोई गलती है इसके अंदर? गवर्नमेंट की, पिछली गवर्नमेंट ने 16 महीने में पूरे 25 करोड़ आवाम की ऐसी तैसी कर दी है। 25 करोड़ आवाम की अभी भी निगरान हुकूमत भी उसी हुकूमत का फॉलो कर रही है। या मैं नाम सियासी, जो सियासी लोग बाहर से आ रहे हैं इस्तकबालिया करेंगे, 100 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं, को हराम के पैसे इनके क्या, इनके बाप के पैसे हैं क्या? ये आप खुद सोचे, जो आदमी गरीब आदमी मर रहा है हम इस्तकबालिया करें, किससे का इस्तकबालिया करेंगे? इनकी हालत तो देख, इन्होंने तबाही बर्बादी मचाई भी, इन्होंने 16 महीने के अंदर क्या करा है? हर आदमी को फायदा। आप ये बताइए, बिजली के दाम बढ़ने से छोटा आदमी तो मर गया ना। अभी मेरे पास 10 बिल आए हैं, जब हम बिल नहीं भर सकते, हम बताएं क्या करें? मैं इलेक्ट्रिक को फोन करूँ कि आपको बिल तो भरना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा आम हर आदमी के साथ हम क्या करें। जो ईमानदार की आदत है उसको पीछे कर दिया, जो दूसरे की आदत है उसको दबा दे, उसको बुलवा रहे हैं। ये देखो दो डबल में आ रहा है। इसमें गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, आरबीसी को, चीफ जस्टिस को भी सोचना पड़ेगा। हमारी जो है जस्टिस है बिरादरी, उसमें बिल्कुल इंसाफ नहीं है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसमें इनको सोचना पड़ेगा हर आदमी के लिए क्या सोचा जाएगा। जब तक ये इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक कुछ भी नहीं होगा। आप बताइए, आप जो बेरोजगारी बढ़ रही है वो किसकी वजह से बेरोजगारी? इनकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। अब ये कहना बहुत अच्छा कर देंगे, इन्होंने 35 40 साल हुकूमत करी है। 76 साल में इन सियासतदानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, तबाही मचा दी मुल्क के अंदर। ये इन्होंने सियासतदानों ने करा हुआ, कौन करेगा? जो ईमानदार की आदत है उसको आगे नहीं आने देंगे, जो फड्डेबाज है उसको आगे आने देंगे। आपको देखा, आपके सामने की बात तो पूरी। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा इलियास मेमन साहब, आप बड़ी खरी बात कर रहे हैं और हम भी सुन रहे हैं, उस चीज को आवाम भी सुन रही है, लेकिन आपने 16 माह आपने मैडम एक बात और बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया में जो एंकर जो है वही एंकर टीवी में दूसरी बात करते हैं, सोशल मीडिया में खरी बात करते हैं। तो आप लोगों को पाबंदी है ना बात करने की, आप नहीं कर सकती बात। आप सर, हमारे चैनल को अगर आप जानते हो और अगर मेरे प्रोग्राम में आप फर्स्ट टाइम आए, मेरे प्रोग्राम में हम किसी की ना फेवर करते हैं। मैं आपको डॉक्टर साहब जो प्रोग्राम रखता हूँ, मैं तो बहुत खुल के आपसे सर बिल्कुल मैं वो खुल के बोलने वाले इस सवाल का जवाब चाह रही हूँ ताकि वो आपके जुबान से मैं हम किसी सियासतदान का यहाँ नाम नहीं ले सकते। पीटीआई के चेयरमैन का नाम ले सकती है, यहाँ पे नहीं ले सकती आप। नहीं सर ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन सर चले मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 16 माह की गवर्नमेंट को आप बात कर रहे हैं, तो आप ये समझते हैं कि पहले जो 3 साल 7 माह गवर्नमेंट रही वो ठीक थी? देखो, वो 4 साल गवर्नमेंट ली, उसमें क्या तो 2 साल तो कोविड रहा, 2 साल कोविड रहा, 150 रुपए पेट्रोल लीटर था, लोगों को 12 15 मैं किसी सियासी पार्टी का वो नहीं हूं, मैंने उनके खिलाफ तनकीद करी। लेकिन ये सियासी पार्टी 100 करोड़ रुपए एक कारकुनों को इन्होंने दिया है, तो IMF से कर्जा लिया हुआ है, वो पैसे का हराम के पैसे, पब्लिक कर्जा तो हमें देना है, उनको क्या कर दे? वो तो लंदन भाग जाएंगे, वो तो वहां चले जाएंगे, 4 से 5 में बाहर लेके आए। वो क्या कर रहे हैं मुझे बताए ना। ये जो हमारे बड़े हुकूमत में नादीदा कुव्वतें बैठी हुई, उनको नहीं पता ये क्या हो रहा है, ये उनको नहीं मालूम है क्या कर रहे हैं कोई है, ये हुकूमत कहाँ खड़ी हुई है, उनको नहीं पता है क्या? आपको सबको पता है, पूरी क्यादत को, जितनी भी नादीदकों को सब पता है कौन ईमानदार आदमी है, कौन सच्चा आदमी है, कौन खरा आदमी है, ये सब पता है। लेकिन इसमें आर्मी चीफ को भी सोचना पड़ेगा, चीफ जस्टिस को भी सोचना पड़ेगा। जस्टिस निजाम हमारा सबसे ज्यादा कर्फ है, उसमें किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा, कोई आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा। आप खुद सोच सकते हैं, जब तक ये निजाम सही नहीं होगा, ये हुकूमत सुधरने वाले नहीं। पाकिस्तान को कुछ भी कर ले, इससे फायदा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज, चूंकि कराची से आपका ताल्लुक है, अभी रेंजर्स की कार्रवाइयां भी नजर आ रही हैं, क्या कमेंट करेंगे इस पे? क्या कह रही है? रेंजर्स की कार्रवाइयां नजर आ रही हैं, कुछ छापे भी मारे गए हैं, स्मगलिंग का सामान भी पकड़ा गया है, क्या कमेंट करेंगे इस पे? नहीं, बात जाने नजर तो आ रहा है, करे ना, अब अमल तो करे। जो यहाँ के जो जिसको बाहर भेज रहे हैं उनका यहाँ धरना हो रहा है, जुलूस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। आप झंडे लगे यहाँ पे, एक किसी और सियासी पार्टी के उनके झंडे लगे हुए, इनकी तस्वीरें लगी हुई है, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा। उनके एजेंसियों को नाक के नीचे हो रहा है। और ये जब एक दूसरी बात, वो छापे मार रहे हैं, माल के मेरे को मारे हैं, यहाँ से माल आ रहा है, जो जिस एजेंसी से उसको वहां से पकड़े, यहाँ पे क्या छापे, दुकानों में छापे मारने से क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ से माल आ रहा है, वहां रोके आप, उनको पता कहाँ से माल आ रहा है, कौन छोड़ रहा है, कहाँ से माल, उनको पकड़े। दुकानदारों को पकड़ने से क्या फायदा होगा?
यहाँ से माल आ रहा है, वहां से पकड़ माल आने के नहीं चाहिए। 10-50 एजेंसी को छोड़ के कराची में पाकिस्तान में माल आ रहा है, कैसा माल आ रहा है? उसको वहां रोके तो सारा मसला खत्म हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं होगा। और जो गैर कानूनी है तो गैर कानून को बिल्कुल बाहर जाना चाहिए, मना नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया इलियास मेमन साहब। अनफॉर्चुनेटली मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, वरना मैं मजीद बात करती हूँ और नेक्स्ट प्रोग्राम में हम जरूर लेंगे। बहुत अच्छी बात की। कपड़े के कारखानों पर भी छापा मारा जा रहा है, स्मगलिंग की रोकथाम पे बात की जा रही है। अभी भी जो कोर कमांडर का इजलास हुआ था उसमें भी स्मगलिंग के हवाले से स्पेशली बात की गई। बिल्कुल होना चाहिए, ये एक आम पाकिस्तानी की आवाज़ है, स्पेशली कराची वालों की आवाज़ है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस इस बात, अहमियत इस चीज़ की है कि आपको कराची में जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं उस पर वाकई ही रिव्यू करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आप आवाम पे कितना बोझ डाल रहे हैं, वरना मामलात मज़ीद ख़राब होंगे। सियासतें अपनी जगह होंगी, लेकिन अवाम है तो पाकिस्तान है। यहाँ पे हर शहरी जो पाकिस्तान में बच्चा भी पैदा होता है वो भी इस वक्त 2.5 लाख रुपए का मकरूज़ है, जिसको ये नहीं पता कि मैं पैदा कहाँ हो रहा हूँ। इस सरजमीन पर पैदा होने वाले बच्चे पे भी 2.5 लाख रुपए जो है वो इस वक्त कर्जा है। तो वही जो हमेशा होती है मेरे मुल्क पे, वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।